ठीक है जी। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आज हमारा नया चैप्टर है, हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लास का ग्लिच हो गया था, अदिति को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने इसमें आपको यही बताया था कि बेसिकली जैसे पुराने टाइम से अगर हम देखेंगे तो काफ़ी जो है लोगों की धारणाएं एजम्पशंस बनती हुई नजर आ रही थी अब नॉर्मलिटी को लेकर कि अब नॉर्मलिटी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर हमें देखने को मिल रहा होता था। उनको थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। हालांकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें कवर नहीं करना है फिलहाल के लिए, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले इन्होंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मलिटी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है कि ये एक्चुअली में क्या है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो कहते हैं कई सारी डेफिनेशन जो हैं हमें एबनॉर्मलिटी की देखने को मिली है विच हैव बीन यूज्ड ओवर द इयर्स, और किसी को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिला है फिलहाल अभी तक। और कहते हैं कई जो डेफिनेशन आई हैं तो उसमें 4 फीचर्स हमें ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। पहला इन्होंने बोला है कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर होता है तो वो डिवायंस होता है, डिवायंट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं लोग, डिस्ट्रेसिंग होता है, डिसफंक्शनल होता है एंड डेंजरस होता है खुद के लिए भी एंड सामने वाले के लिए। तो इन्होंने इसको मेंशन किया है और ये 1 एंड 2 मार्कर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो है 4 डीज बताइए या आपको कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डिवाइड डिफरेंट एक्सट्रीम अनयूजुअल इवन बिजारे distressing unpleasant and upsetting to person to others dysfunctional interfering with the person's ability to carry out daily activities in a constructive way and possibly dangerous to the person or to the others। ठीक है, इस तरीके से देखा जाता है। तो खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है जो प्रॉब्लम हमें नजर आ रही होती है। तो ये जो डेफिनेशन है इट इज यूजफुल फॉर स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल abnormality. Since the word abnormal literally means away from the normal, it implies deviation from clearly defined norms or standards. तो abnormality actually में क्या है? Abnormality है away from normal, ठीक है? तो कोई भी ऐसा behavior जो आपको जो सोसाइटी को कई बार लगता है, कई बार हमें भी रियलाइज हो जाता है, जो लगता है सोसाइटी को या लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि ये हटके है, सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी हमको कहीं ना किसी की तरीके से, या लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि ऐसा बिहेवियर एक्चुअली में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग एबनॉर्मल करार दे देते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल बोल देते हैं, बट एक्चुअली में सारा नहीं होता है। जैसे एबनॉर्मलिटी कहीं भी दोस्त यार के साथ है, पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, वो भी एबनॉर्मल है, बट उस वहाँ पे दोस्तों के ग्रुप में एक्सेप्ट हो जाता है। कहीं सोसाइटी कहीं कई जगह ऐसा हो जाता है आप सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर कहलाता है, जो कि इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया। तो कहते हैं साइकोलॉजी में कोई स्टैंडर्ड जो है आइडल मॉडल नहीं है या नॉर्मल मॉडल नहीं है कि ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे सर ये आइडल मोड ऑफ स्टडिंग नहीं है, आप बोल रहे हो सर बोर्ड पे कुछ नहीं करा रहे, कई लोग बोलेंगे बोर्ड पे क्यों करा रहे हो, है ना, आपको बोल के कराना चाहिए। तो कोई आइडल स्टैंडर्ड हमारा नहीं है एंड जिससे हम लोग इसको कंपेयर कर सकें। कई अप्रोचेस आई हैं विच हैव बीन यूज्ड इन डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। तो इन्होंने ऑब्वियसली ऐसी चीजें करी है जिससे नॉर्मल एंड नॉर्मलिटी को जो डिफाइन कर सके, ऐसा हुआ है। फ्रॉम दीज अप्रोचेस देयर मस्ट टू बेसिक एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। तो दो व्यूज फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे दो व्यूज पढ़ते हैं। फर्स्ट अप्रोच इन्होंने बोला है अबनॉर्मल बिहेवियर एज अ डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, जो कि मैंने अभी जैसा आपको बात बताया। अगर आप मैं हम सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल बिहेवियर है। जैसे अभी क्या था, लोगों ने अभी मैंने पीछे पीछे भी एग्जांपल दिया था, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए जो वर्डिक्ट आया था उसमें बोल रहे थे, कई लोगों ने बोला कि ना सोसाइटी पे एक तरीके का धब्बा है, ये लोग जो होते हैं इनकी मानसिकता खराब है। हिंदी न्यूज़पेपर्स में भी न्यूज में भी कहीं ना कहीं चला आ रहा था। तो सोशल नॉर्म है, लड़का लड़के से प्यार नहीं कर सकता, लड़की लड़की से प्यार नहीं कर सकती, दे कांट बी इन अ रिलेशनशिप। तो ये क्या है, सोशल नॉर्म से अरे ये तो इनका व्यवहार खराब है, इनके दिमाग में कुछ खराबी है, इस तरीके से बोल रहे होते थे। ठीक है, ये चीज मुझे देखी। So many psychologists have stated that abnormal is simply a label that is given to a behavior which is derived from social expectation। तो आपको पागल करार क्यों कर दिया जाएगा? बिकॉज आप तो गे बन गए हो, आप तो लेस्बियन बन गए हो, ऐसा उन्होंने बोला था। मेरी मेरी बात नहीं है, जो कि सुनने में आ रहा था उस टाइम पे। Abnormal behavior, thoughts and emotions are those that differ markedly from society's ideal or proper functioning। सोसाइटी तो एक तरीके से फंक्शन कर रही है, और इस तरीके से अगर बोलोगे कि अगर ये चीज सोसाइटी ऐसा नहीं कर रही है, उसके लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप उसको बोलोगे अब नॉर्मल है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज चलेगी, उसको आप अब नॉर्मल करार कर दो। एंड हर एक सोसाइटी का इन्होंने बोला एक अपने नॉर्म्स है
हर एक सोसाइटी के अपने नॉर्म्स हैं विच आर स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट। तो आपको पहले से बताया हुआ है कि भैया ठीक है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये करना चाहिए, हाँ सोसाइटी में इस तरीके से नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। हर तरीके के बोला जाता है, अनरिटन भी है, रिटन भी है, सब जगह देखने को मिलता है। एंड कहते हैं कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसी थॉट और कोई भी ऐसा इमोशन जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ रहा होता है, हम उसको एबनॉर्मल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि लड़कियों के लिए बोलते हैं लड़की तो बड़ी इमोशनल होती है, वो रोए तो बहुत अच्छा है। लड़के नहीं रोते, बॉयज आर स्ट्रॉन्ग, मैन आर स्ट्रॉन्ग, पर लड़के रो रहे होते हैं, मैं बहुत रो इमोशनल हो के बहुत रोया हूँ। ठीक है, तो मेनली क्या है, मैं थोड़ा बोलूंगा एबनॉर्मल है तो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, भैया स्ट्रॉन्ग वाले इंसान भी रो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो सोसाइटीज नॉर्म्स ग्रो फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर कल्चर। अब आपके नॉर्म्स कैसे ग्रो होंगे, तो से कि आप भी देखिए जहाँ पे आप खुद हैं, जिस सोसाइटी में आप लोग हैं, जिस कम्युनिटी में आप लोग हैं, आपके अपने नॉर्म्स होंगे। नॉर्म्स कैसे डेवलप हुए, क्योंकि ये कल्चर है, तो सब लोगों के, जैसे हम हिंदुस्तान में तो डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्स कल्चर में डाइवर्स तरीके के नॉर्म्स हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसकी अपनी हिस्ट्री है, उसके अपने वैल्यूज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हैबिट्स हैं, स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स है, सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है। दस अ सोसाइटी Does a society whose culture values competition and assertiveness? तो ये कहते हैं जिस सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है, जिसे आपको बोल रहे हैं कि आप कॉम्पीट करो, ठीक है, अपनी बातें लोगों के सामने रखो, वहां पे अग्रेसिव बिहेवियर जो है एक्सेप्ट वो करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेयर है जहाँ पे कोऑपरेशन एंड फैमिली वैल्यूज के बारे में बात करी जाती है, दे मे कंसिडर अग्रेसिव बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल और इवन अनअबनॉर्मल, कि इस तरीके कौन सा बिहेवियर, इस तरीके का तो बिहेवियर हमने कभी देखा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। प्यार से बात करो, प्यार से रहो, ठीक है, इसलिए। And a society's values may change over time, causing its views of what is psychologically abnormal to change as well. तो ओवर द पीरियड टाइम कई चीजों में बदलाव भी आया। जैसे क्या होता था पुराने टाइम में, लोग लव मैरिज कर लेते थे, तो लव मैरिज, अरे भाई साहब, लड़के ने लव मैरिज करी, लड़की ने लव मैरिज करी, प्यार तो किसी को होता नहीं, हम जो शादी कराएंगे उसमें शादी वैलिड मानी जाएगी, आप लोगों के बस का कुछ नहीं। तो धीरे धीरे ना, ये पहले लोग एबनॉर्मलिटी समझे, भाई साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसा हो गया। जैसे मेरे भी कई सारे लोग थे, घर में बंद कर दिया है जी, इनफैक्ट मेरी वाइफ को भी घर में बंद कर दिया था, 1 डेढ़ साल की या मतलब ठीक था वैसे, क्योंकि वो लव मैरिज चलने वाला था, तो मैम को 1 सवा साल घर में रखा कि थोड़ा सा मान जाए, मुझसे शादी ना करे। तो यार ऐसे हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो उस टाइम पे बोलते थे कि भाई पागल हो गई है, ये है वो, ऐसा प्यार व्यार कौन करता है, ऐसा काफी सारी चीज हो जाती है। बट ओवर द पीरियड है, उसमें सब में एक्सेप्टेंस आ चुकी है। ठीक है, आपको किसी से प्यार है, आप किसी को कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो आप जाकर उससे शादी कर सकते हो। तो ये भी चेंज होता हुआ नजर आया। हाँ, ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, मेरे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है अभी फिलहाल। कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, सुन लेना, चैप्टर तो तुमने किया ही हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। ओके, तो इन्होंने यही बोला, तो सीरियस क्वेश्चन है अभी रेज अबाउट दिस डेफिनेशन, इट इज बेस्ड ऑन द assumption that socially accepted behavior is not abnormal and that normality is nothing more than conformity to social norm। तो इन्होंने इसको मेंशन भी किया है कि ना, abnormality आप किस चीज को बोल रहे हो, abnormality आप बोल रहे हो कैसे, क्या चीज है, कि अगर आप, ठीक है, सोशली जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है वो चीज तो कर रहे हो तो आप नॉर्मल हो, अगर आप सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप ना बनाओ, तो आपके ऊपर ये टैग लग जाता है। तो पहली चीज इन्होंने ये बोली है कि आप सोशल नॉर्म से परे होके चल रहे हो तो आप एबनॉर्मल कहलाओगे। और नॉर्म्स कहाँ से डेवलप होते हैं, नॉर्म्स आपके कल्चर से डेवलप हो जाते हैं। सेकंड इन्होंने अप्रोच जो यहाँ पे बात करी है, जो इसी को एक्सप्लेन करती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, दैट एवरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या एबनॉर्मल बिहेवियर इज मैल अडेप्टिव। ठीक है, मैल मतलब बुरा होता है, बुरा अडेप्टेशन इसको बोला जाता है। Many psychologists believe that the best criteria for determining the normality of behavior is not whether society accepts it, but whether it fosters the well-being of the individual and eventually of the group to which he or she belongs। तो आप क्या सोचते हो, मैं जिस बिहेवियर में अपने आप को एंगेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, मेरा वेलबींग उसमें रहेगा। ठीक है, जैसे अभी पीछे मेरे से गुरांगी का पेपर था, तो गुरांगी ने मुझे डाउट भी दिया था, मुझे एक एग्जाम्पल दिया था। तो कहते हैं अब जो है मैल अडेप्टेशन क्या, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेरा बेस्ट क्राइटेरिया क्या है कि नॉर्मेलिटी देख लिया बिहेवियर की, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं। आपने बोला कि मैं 4 घंटे पढ़ती हूँ, बहुत है दिन में, तो ये मेरे लिए नॉर्मल है, मेरा सब सिस्टम बढ़िया रहता है। अब कोई बैठ के 14-14 घंटा लगातार पढ़ रहा है, 15-15 घंटे लगा रहा है, लोग बोलेंगे तो पागल हो गया, 15 घंटे कौन पढ़ता है। तो उसी चीज को
वही चीज जो बंदा कर रहा है, चाहे वो 2 घंटे है तो नॉर्मल है जी, 15 घंटे को भी तो पागल वाली बात होगी। ठीक है, तो बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखेंगे, वही बच्चा जो 15 घंटे पढ़ रहा है उसको लगता है मेरा वेलबींग उसमें हो जाएगा, जो 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा है उसको लगता है मेरा वेलबींग उसमें हो जाएगा। तो अगर आपका वेलबींग हो रहा है और इवेंचुअली आपका और आपकी ग्रुप का, तो बहुत अच्छी बात है, वरना गलत है। यहाँ से आपका वेलबींग 2 मार्कर का डेफिनेशन यहाँ पे आया हुआ है। वेलबींग काफी बार कवर होता है, 1 मार्कर में भी आया हुआ है। इट इज नॉट, वेलबींग कहते हैं, इट इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल बट ऑल्सो इंक्लूड ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। तो आपको ये नहीं, सोसाइटी में जी रहे हो, मेंटेन कर रखा है अपने आप को, आप सरवाइव कर रहे हो, बट आपको ग्रोथ और फुलफिलमेंट के लिए भी बढ़ना है। अब जैसे क्या होता है, मुझे बड़ा ग्रोथ का रहता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार हाँ ऐसे ग्रो, ऐसे ग्रो, ऐसे चलता है, सारे ग्रो करें। ठीक है, फुलफिलमेंट, मुझे सेटिस्फैक्शन भी चाहिए होती है, तो मैं कुछ ना कुछ नया नया करता रहता हूँ, ताकि जो है ना अपनी गाड़ी चलती है, अपना रास्ता बढ़िया है। ठीक है, दैट इज, जैसे इन्होंने कार्ल रॉजर्स और अबनाय मैस्लो ने बोला था, एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल व्हिच यू मस्ट हैव स्टडीड इन मैस्लोज नीड हायरार्की। तो आप सेल्फ एक्चुअलाइज करने की कोशिश करें, व्हाट इज माय बेस्ट पोटेंशियल, हाउ कैन आई रीच दैट। ठीक है, हाउ कैन आई अटेन। So according to this criteria, conforming behavior can be seen as abnormal if it is maladaptive. आप कंफर्म कर रहे हो, ठीक है, उस वो maladaptive हो सकता है, अब जो है abnormal होएगा तो वो maladaptive behavior है। जैसे सिंपल सी बात है ना, अब दोस्तों की पार्टी में गए, कुछ हुआ तो 2 पैक तो चलो समझ आ रही है, पी गए, और वहीं पे पूरी बोतल एक बार में निकल गई, और फिर वहां पे जो है पीले 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 मेरे राजा वाले गाने पे नाच रहे हो अंड होके, ठीक है, तो वो मैल अडेप्टिव हो जाएगा। और ऐसा रेगुलर पैटर्न अपनाएंगे तो ये abnormality और मैल अडेप्टेशन की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। So if it interferes with optimal functioning and growth, for example, a student in the class prefers to remain silent even when he or she has questions in her or his mind. तो आपके मन में क्वेश्चन है, आप फिर भी नहीं पूछ रहे, तो आपके लिए भी है, आपके मन में क्वेश्चन है तो पूछिए। ठीक है, तो ये एक मैलअडेप्टेशन है। डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एज मैलअडेप्टिव implies that a problem exists। अगर आप किसी को किसी मैलअडेप्टिव बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम इसको समझ सकते हैं कि किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम है। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट vulnerability in the individual, inability to cope or exceptional stress in the environment have led to problems in life। ठीक है, तो कैसे वो होगा, खुद वल्नरेबिलिटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, स्ट्रेस होता है, कोप अप नहीं करके चल पाते हैं, तो इससे जो है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये 2 व्यूज है, डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स एंड मैल अडेप्टेशन, मैल अडेप्टिव, उसकी वजह से जो है हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थोड़ा बहुत तो समझ आता है। आगे भी इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ यू टॉक टू पीपल around, if you talk to people around, you will see that they have vague ideas about the psychological disorders। एक मिनट जी, अदिति ये क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? कॉल आ रहा है, कॉल जा रहा है। अदिति, अदिति क्या हो रहा है, कॉल क्यों कट रही है बार बार अदिति? अदिति कॉल क्यों कट रही है बार बार? क्या हो रहा है, बार बार कट रही है, कुछ भी चल रहा है इसमें। हाँ, हिस्ट्री क्लियर करो एप्स, हाँ एक बार अपडेट मार दो फोन को, इस वजह से हो जाता है कभी कभी। ओके, तो कहते हैं अगर हम लोग आसपास अपने लोगों से बात करें, दोस्तों यारों से बात करें, तो लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कोई आइडिया नहीं होता। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस। तो होता है यार, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे आप जाओ, आपके यहाँ सुपरस्टिशन भी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो लोग बाहर जो है जिनको प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली में जेन्युइन सुपर नेचुरल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कभी कभी, बट जैसे कई बार होते हैं जिनकी मान्यताएं होती हैं, तो आप जो मेहंदीपुर बालाजी जाओगे तो वहाँ पे भूत बाधा है ना, भूत पिचास निकलती है, यहाँ पे माँ जब नाम सुनाने वाले कार्यक्रम हो रहे होते हैं, तो लोगों को झाड़ फूक लगवाए जाती है, तो अलग अलग तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। अगेन इट इज कॉमनली बिलीव्ड, अगेन इट इज कॉमन बिलीव दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। तो लोगों को परेशानी होती है कि आज भी लोगों का ऐसा है, लोगों को बताया जाता है तो लोगों को शर्म आती है, और इससे स्टिग्मा अटैच है लोगों का टू मेंटल इलनेस, मीन दैट पीपल आर हेजिटेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट बिकॉज़ दे आर ashamed of their problems। Actually, psychological disorder which indicates a failure in adaptation should be viewed as any other illness। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, आप जाके साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, कंसल्ट करो, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। ठीक है, लोग करते नहीं है तो आप बोलेंगे हमें मेंटल डिसऑर्डर, अच्छा आप बोल रहे हैं,
तो ऐसा मैंने भी बहुत लोगों के साथ देखा है, लोग एक्सेप्टेंस नहीं देखते हैं, और एट द सेम टाइम कई लोग ऐसे बहुत होते हैं जो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मलिटी का। 4 Ds के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी, और जो अप्रोचेस के बारे में बात करी, और स्टिग्मा क्या होता है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। किसी का भी अगर कोई डाउट आगे है। करा हाँ अदिति। आगे करा लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके, और भी बच्चे हैं, उनसे भी पूछना बनता है। ओके, चलिए, तो अब इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 73 पे। पेज नंबर 73 पे लेफ्ट साइड पे टॉप में आपको ना इंटरैक्शनल या बायोसाइको सोशल अप्रोच के बारे में बता रखा है। 2 और 3 मार्कर का क्वेश्चन ये वाला आता है, व्हाट इज बायोसाइको सोशल अप्रोच या इंटरैक्शनल अप्रोच। एंड इसमें आप देखोगे, एक तो इंटरैक्शनल नाम है, एक है बायोसाइको सोशल अप्रोच। तो बायोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझा जाता है। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे ये ना हिस्ट्री के अंदर इन्होंने कवर कर रखा है, तो हिस्टोरिकल एविडेंसेस काफी सारे लिए हैं, सुपर नेचुरल भी बोल देते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच भी रही है, और मिडिल एज में विच क्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको समझाता था कि लोग जो है लोग witchcrafting कर रहे होते हैं। रेनेसां पीरियड में इन्होंने बोला कि रीजन का पीरियड आ गया, एनलाइटनमेंट का पीरियड आ गया, तो लोगों ने बोला इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए लोगों को। और ये क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल रोल जो है, सोशल जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो अगर आप इन 3 लेवल पे, क्योंकि अभी आगे समझाएंगे, इन 3 लेवल पे अगर आप समझोगे तभी आपको पता चलता है कि बायोलॉजिकल रीजन भी है, साइकोलॉजिकल भी है, सोशोलॉजिकल रीजन भी है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीछे। ये चीज बताइए। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात जो है, हालांकि इन्होंने पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो आप डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई भी कर सकते हो, और नया क्लासिफिकेशन इन्होंने DSM-5 ICD-10 वगैरह के अंदर ये जो है डाला हुआ है। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ने के लिए आपको क्लासिफाई करना चाहिए। तो ये मैनुअल है, इसके अंदर आपको हर तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, फीचर्स विद सिम्टम्स एंड जो है इसके अगर कुछ जो है प्रिकॉशंस है या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसके बारे में आपको बताते हैं यहाँ पे। तो आपको क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सच डिसऑर्डर्स कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ग्रुप्ड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सम शेयर्ड कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली जैसे अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उनके अलग कैटेगरीज बनी हुई है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, सबको क्लासिफाई किया हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको समझ पाते हो। Classification are useful because they enable users like psychologists, psychiatrists, social workers to communicate with each other about the disorder and help in understanding the causes of psychological disorders and the processes involved in their development and maintenance. तो आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम उसको पढ़ते चलोगे तो जो क्लैरिटी आपकी होती चलेगी, काम आपको होता चलेगा, एंड अवेयरनेस भी आपको पूरी पूरी यहाँ पे रहेगी। तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक ऑफिशियल मैनुअल यहाँ पे पब्लिश किया था डिस्क्राइबिंग and classifying various kinds of psychological disorder. The current version of it is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, that is DSM-5, present discrete clinical criteria which indicate the presence or absence of disorder. तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर है, आपको ये बताता है कि एक इंसान के अंदर जो है एक्चुअली में प्रेजेंट है डिसऑर्डर या एब्सेंट है डिसऑर्डर, या अगर नहीं है तो किस तरीके का है। Okay. और क्लासिफिकेशन स्कीम को इंडिया में भी यूज किया जाता है, इसका डिवीजन आया ICD-10 के नाम से, which is now known as ICD-10 classification of behavioral and mental disorders. It was prepared by the WHO. For example, for each disorder, a description of the main clinical feature or symptom and the other associated features, including diagnostic guidelines, is provided in this scheme. तो ये सब लिखा होता है, फीचर्स, सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस, कि कैसे आप इसको जो है क्योर कर सकते हैं, या फिर क्या तरीका है, कौन सा ट्रीटमेंट है, सब चीजें वो बताई जाती है। ठीक है जी, तो ये आपका एक पोर्शन था जो कि खत्म हो गया। अब इम्पोर्टेंट वाला जो है, सबसे ज्यादा वाला इम्पोर्टेंट वाला जो यहाँ से शुरू होने वाला है, वो है अब फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। तो अभी सेकंड चैप्टर में भी हम लोगों ने अप्रोचेस पढ़ी थी। तो फैक्टर अंडरलाइन एबनॉर्मल बिहेवियर, सबसे पहले हमने 2 बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट करी है कि ना हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर और हमारे जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पीछे। इसमें अगर किसी तरीके का जो है डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम आपको नजर आ रही होती है, तो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के खतरा बढ़ जाता है।
ठीक है। फिर उन्होंने साइकोलॉजिकल मॉडल्स के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन करी है कि साइकोडायनेमिक है, बिहेवियरल मॉडल है, ह्यूरिस्टिक एग्जिस्टेंशियल है, सोशियो कल्चरल डायटीज स्ट्रेस मॉडल है, ये सब चीजें भी अवेलेबल होती हैं, जिससे आपको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पता चलता है कि व्हाट इज द ओरिजिनेशन, क्या प्रॉब्लम है, कैसे आई, कहाँ से आई, वो सब चीजें भी पता चल जाती है। ठीक है। तो कहते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग एज कॉम्प्लेक्स एज एबनॉर्मल बिहेवियर, साइकोलॉजिस्ट ने कई सारी अप्रोचेस यहाँ पे डिफरेंट जो है यूज करी है। ईच अप्रोच इज यूज्ड टू एम्फसाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सप्लेन्स एंड ट्रीट्स एबनॉर्मलिटी इन लाइन विद दैट एस्पेक्ट। These approaches also emphasize the role of different factors, biological, psychological, interpersonal, social, cultural factor. ठीक है। और जो अब अप्रोचेस हम लोग पढ़ेंगे, कहते हैं we will examine some of the approaches which are currently being used to explain abnormal behavior। ठीक है, कि कैसे हमें पता चलता है और क्या रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से abnormal behavior हमें हो जाता है। एक सेकंड ना, तो इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले बताया। तो अब देखो ह्यूमन बीइंग जो है, या जैसे हम लोग ही ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग, तो हम लोग बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं और पैदा होते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, तो एक बच्चा ढंग से नहीं पैदा हो पाता, या हो भी जाता है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हमें नजर आती होती है। और जेनेटिक फैक्टर्स भी है, जीन्स ट्रांसमिशन अगर ढंग से नहीं हो रहे होते तो भी जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, it influence all aspects of our behavior. A wide range of biological factors are faulty genes, endocrine imbalances, malnutrition, injuries, and other conditions may interfere with the normal development and functioning of the human body. These factors may be potential causes of abnormal behavior. We have already come across the biological model. According to this model, abnormal behavior has a biochemical और physiological basis. तो abnormal behavior होगा तो उसका biochemical और physiological basis होगा। Biological researchers have found that psychological disorders are often related to problems in the transmission of messages from one neuron to another. जैसे अभी मैंने बात बताई थी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज आपका ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, तो जो है एक्चुअली में आपको जो है ट्रांसमिशन नहीं होगा पूरा, तो आप जो है इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं समझ पाओगे, प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, तो आपको प्रॉब्लम नजर होना चाहिए। जैसे लर्निंग नहीं हो पाती, और भी काफी सारी चीजें होती हैं। तो जैसे 11th में हमने पढ़ा था कि दैट इज अ टाइनी स्पेस कॉल्ड सिनैप्स सेपरेट्स वन न्यूरॉन फ्रॉम द नेक्स्ट एंड द मैसेज मस्ट मूव अक्रॉस दैट स्पेस। When an electrical impulse reaches a neuron's ending, the nerve end is stimulated to release a chemical called a neurotransmitter. Studies indicate that abnormal activity by certain neurotransmitters can lead to specific psychological disorder. तो अगर abnormal activity हमारी चल रही होती है किसी भी चीज की, तो हमें जो है किसी भी तरीके का डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। और इसमें जैसे उन्होंने बताया कि एंजाइटी, अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो लो एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है वो है गामा। ठीक है, गामा अम्यूलोब्यूटरिक एसिड, उसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है। डोपामाइन की एक्सेसिव एक्टिविटी की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। एंड डिप्रेशन जो है सेरोटोनिन की कम एक्टिविटी की वजह से आपको डिप्रेशन होता है, और ऐसा माना गया है, इनफैक्ट आप भी इसके बारे में पढ़ सकते हो, ऐसा एक्चुअली में होता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी है, तो अल्टीमेटली हम जो हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, सब जगह है, आप अपने पेरेंट्स से जो है बड़ा मैच खाते हो, और आपके जो है कई फीचर्स है ना, बॉडी लैंग्वेज, कई मेंटल सेटअप आपका जो है पेरेंट्स से मिल रहा होता है। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट का भी फर्क होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो जेनेटिक फैक्टर्स हैव बीन लिंक्ड टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो जिसमें ये भी काम करता है, आपका अगर बाइपोलैरिटी शो हो रही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो कहीं ना कहीं जीन्स की प्रॉब्लम आपकी रहेगी। Researchers have not, however, been able to identify the specific genes that are culprits. It appears that in most cases, no single gene is responsible for a particular behavior or a psychological disorder. तो ना कोई भी सिंगल जीन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि रिस्पॉन्सिबल है, ढूंढने पे तो ऑब्वियसली पता चलता ही है इन लोगों को, बट इन्होंने ओवरऑल एक एक्सप्लेनेशन हमें दी है कि इनफैक्ट मेनी जीन्स कंबाइन टू हेल्प ब्रिंग अबाउट वेरियस बिहेवियर एंड इमोशनल रिएक्शन, बोथ फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल। तो काफी सारा जीन्स का इंटरेक्शन होगा, आप अच्छा बिहेवियर या इमोशनल नॉन इमोशनल बिहेवियर आप दिखाने की कोशिश करते हो। एंड ऑल्दो देयर इज अ साउंड एविडेंस टू बिलीव दैट जेनेटिक बायोकेमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन मेंटल डिसऑर्डर आर डाइवर्स as diverse as schizophrenia, depression, anxiety, but biology alone cannot account for most mental disorders. तो हम इसे बायोलॉजी को दोष नहीं ठहरा सकते। आपको ये तो पता है बायोलॉजिकल और जेनेटिक मेकअप बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, अगर वो बढ़िया है तो ऑब्वियसली आप अच्छे से निकल के आ पाओगे, प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बट इनफैक्ट जो है इसके अलावा कई सारे मॉडल, जैसे मैंने आपको एक जो है एनवायरनमेंट के बारे में भी बताया, एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होता है।
ठीक है। तो इसको जो है अब सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने समझाया कि ये पर्टिकुलर मॉडल जो है कैसे देखते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को, ठीक है, विच कहते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल्स के अंदर एक तो पहली बार आता है, ये इसके पार्ट्स हैं which provide a psychological explanation to mental disorder. These models maintain that psychological and interpersonal factors have a significant role to play in abnormal behavior. तो हमारा साइकी भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, अब देखो क्या आता है, मेटर्नल डेप्रिवेशन, अगर आपको माँ से अपनी प्यार नहीं मिल रहा है, बचपन में अलग हो गए हो, मौत नहीं मिल रही है, मारा पीटा जा रहा है, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स है, रिजेक्शन ओवर प्रोटेक्शन ओवर परमिसिवनेस, फॉल्टी डिसिप्लिन, मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स है, इनएडिकेट टू डिस्टर्ब फैमिली, लड़ाई झगड़े ज्यादा रहते हैं, इससे सिवियर स्ट्रेस होता है तो हमें देखने को जो है बिहेवियर डिसऑर्डर देखने को मिल जाता है लोगों को। तो 10 साइकोलॉजिकल मॉडल्स इंक्लूड है साइकोडायनेमिक, इसके अंदर क्या क्या आ जाता है ये अंडरलाइन कर लेना, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमरिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल मॉडल। और जो अभी दो मॉडल्स, दो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, 4 और 6 मार्क्स की क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल, जेनेटिक। साइकोलॉजिकल मॉडल्स तो इंडिपेंडेंटली भी 4 मार्कर आया हुआ है, वरना दो इकट्ठे आपसे पूछ लेते हैं, 6 मार्कर में आ जाता है, या फिर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर साइकोडायनेमिक मॉडल जो है इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। साइकोडायनेमिक मॉडल पीछे अभी किसी ने डाउट भी लिया था मुझसे, तो साइकोडायनेमिक मॉडल सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉइड का मेन एजम्पशन क्या था, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा, रिकॉल करिए 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 करिए, कर लीजिए, चले मत करिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल मॉडल सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, उसने बोला था भाई साहब आपका अनकॉन्शियस बड़ा खराब है, ठीक है। तो अनकॉन्शियस जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं, अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं, अनकॉन्शियस फीलिंग्स हैं, इन सब में जो लड़ाई झगड़ा अंदर शुरू हो जाता है, एंड ऑब्वियसली अनकॉन्शियस आप किसी के सामने रिवील नहीं करते हो, तो इनसे जो है ये मानते हैं कि आपको साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर, साइकोडायनेमिक मॉडल के अंदर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती है, साइकोडायनेमिक जहाँ पे थेरेपीज आप यूज करते हो या प्रॉब्लम्स आपको हो जाती है। तो कहते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरीज जो है, they believe that behavior whether normal or abnormal is determined by psychological forces within the person of which he or she is not consciously aware, हमें इसके बारे में नहीं पता। These internal forces are considered dynamic, that is they interact with one another and their interaction gives shape to our behavior, thoughts and emotions. Abnormal symptoms are viewed as the result of conflict between these forces. This model was first formulated by Freud, who believed that 3 central forces, second chapter में पढ़ा था हमने, id, ego, super ego, ठीक है। इंस्टिंक्चुअल नीड्स, ड्राइव्स एंड इंपल्सेस जो है हमारी इड से जनरेट होती है, रैशनल थिंकिंग हमारी ईगो से, और मॉडल स्टैंडर्ड सुपर ईगो से। And Freud stated that abnormal behavior is a symbolic expression of unconscious mental conflict that can be generally traced to early childhood or infancy. तो बचपन से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इनफैक्ट अभी आई होप आप लोग अगर वेब सीरीज देख रहे हैं तो ब्रीद आई है अभिषेक बच्चन की, वो देखना, उसमें स्प्लिट पर्सनालिटी दिखा रखी है, अच्छी बनाई है, आप लोग टाइम निकाल के जरूर देखिएगा, फ्री भी मिल जाता है वर्जन, ठीक है। और अभी मैं ना वो देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे आई हुई है रैस्ट, तो रैस्ट भी जो है कुछ इसी तरीके की साइकोलॉजी, क्योंकि ना वो मेंटल हॉस्पिटल ही दिखा रखा है वहाँ पे, और कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे होते हैं, तो यही सारी चीजें वहाँ पे दिखा रही है, किसी का कोई पर्सनालिटी इशू है, किसी का कुछ तरीके से दिखा रखा है। तो यही होता है, ईगो सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हो रही होती है, तो आपको जो है, ठीक है, इस तरीके का डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाती है। ज्यादातर इन्होंने बोला है कि अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंसी, जैसे अभिषेक बच्चन का जो मैं ब्रीथ की बात कर रहा हूँ, उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली में बचपन से शुरू हुई थी, तो उसका एक हिस्सा जो है उसकी लाइफ का, जिसमें जो स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है, जिसमें अच्छा खासा इंसान है अभिषेक बच्चन को, उसमें साइकोलॉजिस्ट दिखा रखा है, एंड जब भी वो जो दूसरा पार्ट है उसका ओवर पावर करता है, तो वो लंगड़ा के चलने लगता है, उसकी आवाज चेंज हो जाती है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो बड़ी डीप है, तो आप जरूर देखिएगा टाइम निकाल के, तो काफी सारी चीजें। ब्रीथ इनटू द शैडोज, ओह माय गॉड क्या बात है, हाँ जी, ब्रीथ इनटू द शैडोज, हाँ जी, तो ऐसे, ठीक है जी। सो अनदर मॉडल दैट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर इज द बिहेवियरल मॉडल। साइकोडायनेमिक तो बोला अनकॉन्शियस आपका, ठीक है, बिहेवियरल मॉडल आपका बोलता है कि नॉर्मल जो हो बिहेवियर या एबनॉर्मल हो आपका बिहेवियर, दीज आर लर्न्ड एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग मैल अडैप्टिव बिहेवियर। अच्छा बिहेवियर है,
तो अच्छा बिहेवियर भी आप सीखते हो, कंडीशनिंग हो जाती है, बुरा है तो बुरा भी आप सीख रहे होते हो, तो हर तरीके को कुछ भी हो जाता है, किसी भी तरीके का बिहेवियर आपको देखने को मिल जाता है। तो द मॉडल कॉन्सेंट्रेट्स ऑन बिहेवियर दैट आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड प्रपोजेस दैट व्हाट हैज बीन लर्न कैन बी अनलर्न। तो ये भी बोला जाता है कि जो आपने याद कर लिया उसको भुला जाए। अब जैसे जो एडिक्शन हो जाती है लोगों को बहुत तरीके की, उसको ठीक करा सकते हैं। रिहेबिलिटेशन पर बंदे की विल पावर के ऊपर भी होता है, उसको ठीक करना चाहता है कि। एंड लर्निंग होती कैसे है? क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सोशल लर्निंग है, लोगों को देख देख के हो जाता है। तो दीज थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग अकॉर्ड फॉर बिहेवियर वेदर अडेप्टिव और नॉन। तो आप सही भी हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो। तो मुझे जैसे याद है, मैं ना वहाँ गया था, हरिद्वार से पहले एक जगह पड़ती है ना, सुखताल। सुखताल यहाँ पे सबसे पहले जो है भागवत पढ़ी गई थी, भागवत कथाएं होती है बहुत, मतलब आई थिंक पता नहीं इंडिया का है कि नॉर्थ इंडिया का है, कुछ ऐसा है। सबसे बड़ा पीपल का पेड़ वहाँ पे है, पीपल का, ठीक है, उसके नीचे भागवत जो है कही गई थी। और वहाँ पे ना संस्कृत लिटरेचर पढ़ाया जा रहा था, स्कूल भी है अंदर। तो मैंने वही देखा, कंडीशनिंग की बात है, जो छोटे छोटे बच्चे आज से ही हो गई 2013 या 14 की बात है आई थिंक, या 14 की आसपास की बात है, मतलब 13-14 की, मतलब ज्यादा नहीं, 6 साल पुरानी बात है। तो जो बच्चे आज से 6 साल, इनफैक्ट आप देखो 6 साल पहले आप 6th में हो गए या 7th में हो गए, तो आप लोगों के हाथों में मोबाइल होगा, टैब होगा, लैपटॉप चला रहे होंगे, है ना, ये मम्मी वो लगा दो, मम्मी ऐसा कर दो, ठीक है, अलाना फलाना, ये ना, चाहे टीवी से भी देख रहा हूँ, वो बच्चे वहाँ पे संस्कृत लिटरेचर पढ़ रहे हैं, मार मार के डंडों से पढ़ाया जा रहा है, सबकी चोटियां यहाँ निकाली हुई है, सब गंजे हैं मेरे जैसे थोड़े थोड़े, ठीक है। तो और वो चीज कर रहे थे, कंडीशनिंग है, सबको रटा हुआ था, क्या सुर ताल में उन्होंने जो है सारे मंत्र पढ़े जा रहे थे, मजा आ रहा था देख के। तो वही मैंने देखा, ऐसे ऐसी चीजें भी देखी जा रही है। तो ये क्या है, ये आप बिहेवियर उनके लिए वो सही है गलत का कोई मायने नहीं है, बट आप ये सिखा भी सकते हो, आप खराब भी कर सकते हो। आपको बोलेंगे आप करोगे मंत्र, नहीं होगा। आप ये सारे पाठ पूजाएं करोगे, वेद पढ़ोगे, उनको सब पढ़ाया जा रहा था वहाँ पे। तो मतलब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो ये चीज यहाँ पे करिए, और गलत है तो गलत बिहेवियर भी आप आराम से सीख पाते हो, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने बिहेवियरल मॉडल के थ्रू समझा। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इन्होंने यहाँ पे ये बोला है, दीज आर एम्फसाइज्ड विद द कॉग्निटिव मॉडल आल्सो। कॉग्निटिव मॉडल का क्या कहते हैं? दिस मॉडल स्टेट्स दैट एबनॉर्मल फंक्शनिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव क्या होता है हमारा? कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेशन, थिंकिंग, ये सब चीजें जो है हमारे दिमाग में होती हैं, इसको मेंटल प्रोसेस बोलते हैं। कहते हैं पीपल मे होल्ड एजम्पशंस एंड एटीट्यूड्स अबाउट देमसेल्फ दैट आर इररेशनल एंड इनएक्यूरेट। ठीक है, तो आपको ये लगता है यार यार बोर्ड आ रहे हैं, क्या मेरी बस की है, मैं मेरा टारगेट है मुझे 75% लाने हैं, तो ना ये मेरा कॉलेज में ना ये वाला जो कॉलेज मुझे चाहिए इसमें 75% में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, बट ड्यू को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही जनरली, ठीक है। तो इसमें मेरा एक टारगेट है, मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ, तो क्या हो पाएगा, क्या मैं कर सकता हूँ, या क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं 90% ला सकती हूँ, क्या मैं 95% ला सकता हूँ, अलग अलग। तो आपको कई बार आप ऐसी चीजें सोच रहे हैं मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता, ये पढ़ाई नहीं हो रही, वो क्या होगा, इररेशनल इनएक्यूरेट एटीट्यूड्स आप लोग फॉर्म कर लेते हो। एंड पीपल में ऑल्सो रिपीटेडली थिंक इन लॉजिकल वेज, आप जो उल्ट पटांग चीजें भी सोच रहे होते हो, ओवर जनरलाइज कर रहे होते हो, नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हो बेसिस ऑफ सिंगल इनसिग्निफिकेंट। यहाँ तो मार्क्स, सर ने टेस्ट दिया था, मार्क्स तो आए नहीं, अब स्कूल में भी नहीं आने वाले, क्योंकि सर ने तो बोला था हमारे टेस्ट में जो मार्क्स आ जाएंगे स्कूल में भी उतना कर लोगे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं में हो जाती है। तो आपको ये कॉग्निटिव मॉडल एक्सप्लेन करता है, अगर इस तरीके से आपका बिहेवियर हो रहा होता है तो आप कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आपको होने के खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। फिर बात आती है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल की, ठीक है, और ये भी हमने पीछे अप्रोच में पढ़ा था, कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मैस्लो वगैरह ने बताया था ये, विच फोकसेस ऑन ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमनिस्ट जो थ्योरिस्ट है वो क्या बिलीव करते हैं? दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद नेचुरल टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली। हम इंसान के पास पूरा पूरा मौका और ऑप्शंस होते हैं, हम फ्रेंडली रहे, कोऑपरेटिव रहे, कंस्ट्रक्टिव रहे, एंड वी आर ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज, ठीक है। ह्यूमनिस्ट है सेल्फ एक्चुअलाइज की, हम अपना पोटेंशियल रियलाइज करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं फॉर आवर गुडनेस एंड ग्रोथ। और एग्जिस्टेंशियल बिलीफ क्या करते हैं कि हमारे बाय बर्थ, फ्रॉम बर्थ वी हैव टोटल फ्रीडम टू गिव मीनिंग टू आवर एग्जिस्टेंस और टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अपने लाइफ के डायरेक्शन दे सकते हैं, या कंप्लीटली उनको छोड़ सकते हैं कि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बस की कुछ नहीं है, हम नहीं करना चाहते, कुछ छोड़ देंगे। तो ये लोग जो होते हैं दे लिव देयर लाइफ एम्प्टी, इनऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइफ ये लोग जीते हैं, एंड इनसे आप जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के खतरे बढ़ जाते हैं और प्रॉब्लम इनको बढ़ जाती है, डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इन्होंने जो है सोशियो कल्चरल मॉडल के बारे में बताया। अब ये कहते हैं कि अब देखो बायोलॉजिकल फैक्टर था,
खुद हम रिस्पॉन्सिबल है, जेनेटिक है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। साइकोलॉजिकल मॉडल में बोला साइकोडायनेमिक, आपके आप जब पैदा होते हो, बड़े होते हो, समझते हो, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट डिजायर चल रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर बिहेवियरल मॉडल है, आप गलत तरीके सीख लेते हो, उनसे प्रॉब्लम हो जाती है। कॉग्निटिव में आप ओवर जनरलाइज कर रहे हो, इलॉजिकल थिंकिंग है, नेगेटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव थिंकिंग हो रखी है, तो इससे प्रॉब्लम होगी। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल में इन्होंने बोला आप तो कोशिश सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कर रहे हो बट वो नहीं हो पाता, ठीक है। और बाय बर्थ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, शायद हम उसको अवॉइड करके चल रहे होते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। कहते हैं इन सब के अलावा सबसे एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे मॉडल है वो है सोशियो कल्चरल मॉडल, ठीक है, या फैक्टर भी बोले जाते हैं, सच एज कहते हैं वॉर, वायलेंस, ग्रुप प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, रैपिड सोशल चेंज पुट स्ट्रेस ऑन मोस्ट ऑफ अस एंड कैन आल्सो लीड टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन सम इंडिविजुअल। लड़ाई झगड़ा है, काम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे मेरी फैमिली में बचपन से मैंने मतलब इनफैक्ट अभी 2015 16 16 तक, मतलब बचपन से देखो 4 साल ढंग के रहे होंगे मेरे, 98 से लेकर 2002 तक बस, वरना जब से मैं पैदा हुआ हूँ और 2016 तक आप देख लो, इमेजिन करो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही देखी है मैंने, ठीक है। घर में पैसा नहीं है, ये इनफैक्ट शादी के बाद भी मैंने ऐसा देखने को मिला, ठीक है, घर में पैसा नहीं था, फीसें नहीं जारी होती थी। तो ये सोशो कल्चरल मॉडल एनवायरनमेंट का आपका बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, हमें स्ट्रेस में डालता है और हमारी थिंकिंग पैटर्न करता है। तो इसकी वजह से ना मैं बड़ा बड़ा सहमा हुआ सा रहता था, लोगों से बातचीत नहीं करता, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो होता था और काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती थी। शाय नेचर का था, इंट्रोवर्ट था, इतना जितना मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ। आप आज से एग्जैक्टली आपने मुझे 2014 से पहले देखा होता, मतलब 2014-15 से पहले अगर देखा होता आपने मेरे को, तो बोलते ये तो अतुल सर ही नहीं है, पता नहीं कौन सा बंदा है, बात ही नहीं करता था मैं किसी से एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत शर्म भी आती थी, डर भी लगता था, क्योंकि एक हाथ में कुछ अपने था भी नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इससे जो है हमें जो है काफ़ी दिक्कतें देखनी पड़ती हैं, स्ट्रेस भी था, ठीक है, डिप्रेसिंग टेंडेंसीज भी थी। तो अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चर मॉडल एबनॉर्मल बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ द सोशल कल्चरल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल। अब मेरी कंडीशन हमारी फैमिली की खराब थी, मैंने अपने आप को बिल्कुल लो नोट पे किया हुआ था, पैसा नहीं होता था, बर्थडे पार्टीज नहीं, अब जैसे मैं अलग हुआ घर से, ठीक है, तो मुझे बर्थडे पार्टीज का बहुत शौक था। मुझे इनफैक्ट आज तक याद है 1987 से लेकर, ठीक है, 2011 में मेरी शादी हुई है, तो गिनती चुनती गए से 4 से 5 बर्थडे मेरे सेलिब्रेट हुए हैं। वरना क्या होता था, हर साल पेस्ट्री आती थी, ठीक है, बर्थडे पे पेस्ट्री है, 4 पेस्ट्री 4 लोग, 4 पेस्ट्रीज खाए, घर में खाना बनाया, काम हो गया, ठीक है, नो केक कटिंग, नथिंग एट ऑल। आप लोग देखो इस टाइम पे, आप लोग खुद को नोट करना कितने प्रिविलेज हो गए। तो वो चीज़ क्योंकि मेरे को देखने को मिला, तो ये मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करता था, मैं बहुत सहमा हुआ सा रहता था। तो एज बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोसाइटल फोर्सेस, फैक्टर्स सच एज फैमिली स्ट्रक्चर, जो कि मैंने बताया, कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्क, सोसाइटल कंडीशन, सोसाइटल लेबल्स, रोल्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। It has been found that certain family systems are likely to produce abnormal functioning in individual members. तो कई फैमिली स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि आपको abnormal फंक्शन कराने पे मजबूर करते हैं. Some families have enmeshed structure in which the members are over involved in each other activities, thoughts, feelings and activities. इन सबको कंट्रोल करा जाता है, जैसे अब जैसे लड़कियों को बड़ा कंट्रोल करके चलते हैं, सोसाइटी लड़कों से बात नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, वो तो ऐसे लड़के ऐसे होते हैं, लड़कों को भी बोल दिया जाता है कभी कभी ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो उस केस में क्या होता है, फैमिली स्ट्रक्चर ही ऐसा हो जाता है। जैसे अब मेरे फैमिली स्ट्रक्चर में एनमाई स्ट्रक्चर क्या चल रहा था, तो कहते हैं लोग ना एक्चुअली, क्योंकि बचपन से पेरेंट्स का भी ऐसा था, बिजनेस करते हैं, तो लोग तो धोखा ही देते हैं, धोखेबाजी होते हैं, डिची कर रहे होते हैं, बिजनेस में लॉस दे देते हैं, करते हैं। हमारी फैमिली में भी ये चलता है, मेरा भी दिमाग का सेटअप ऐसा ही हो गया, ठीक है। तो उस तरीके से ओवर इन्वॉल्वमेंट मेरी नहीं थी, मतलब मेरी फैमिली की इतनी ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत फ्रीडम थी, बट वही था कि हाँ यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, थोड़ा बहुत सबके साथ ही रहता है, पेरेंट्स के साथ तो। एंड चिल्ड्रन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फैमिली में हैव डिफिकल्टी इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट। तो मैं एक्चुअली में जो ये फीचर्स इन्होंने बताया कुछ कुछ, और मैं इसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज्यादा था, मेरे फादर का स्पेशली, वो चाहते थे मेरे हिसाब से चीज़ हो। आई वॉज यंग, तो मैं चाहता था मेरे हिसाब से चीज़ हो। आई वॉज यंग, अभी भी यंग हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है क्या। तो broader social networks in which people operate include their social and professional relationships. Studies have shown that people who are isolated and lack social support, that is strong and fulfilling interpersonal relations in their lives, are likely to become more depressed and remain depressed longer than those who have good friendships. तो दोस्ती यारी करो, हंसी मजाक करो, घुलो मिलो, घूमो फिरो, ठीक है, एक लिमिट तक, तो आपकी जो है कंडीशन, मेंटल कंडीशन जो है बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई नहीं होता तो आप देखना एक अकेला इंसान जो होता है, उनके साथ काफी काफी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है।
तो मैंने नोट किया है, बाकियों को मुझे नहीं पता। सोशियो कल्चरल थ्योरीज आल्सो बिलीव दैट एबनॉर्मल फंक्शनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल लेबल्स एंड रूल्स असाइन्ड टू ट्रबल्ड पीपल। तो कई लोग जो सोसाइटी में ट्रबल क्रिएट करते हैं उनको ठप्पा लगा देते हैं, आ गए लखनऊ से हमारे फूफा जी, अब इन्होंने मचाना है गंद, ठीक है, क्योंकि हर हर शादी में इन्होंने गंद मचाया है तो अब ये फिर से गंद मचाएंगे, तो वो ठप्पा लग जाता है, इधर के वो इधर का वो, ये तो पागल है, तो क्रेजी है, तो एना फलाना फलाना चलता रहता है। कहते हैं व्हेन पीपल ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ दिस सोसाइटी दे आर कॉल्ड डिवाइड एंड मेंटली। तो आपने कोई सोसाइटी का नाम तोड़ा, तुम तो पागल हो, ठीक है। मैंने जब लव मैरिज की बात करा, लव मैरिज कौन लव मैरिज करता है, हम कराएंगे तुम्हारी शादी, तुम्हारी शादी में हम कराएंगे, अपनी मर्जी से शादी नहीं करोगे तुम भैया, पहले बोल दिया हमने तो दिक्कत थी, ठीक है। प्रॉब्लम देखने को मिली आगे, घर से अलग हो गए तो चलता था। सच लेबर टेंड टू स्टिक सो दैट पर्सन में बी व्यूड एज क्रेजी and gradually and encouraged to act sick, the person gradually learns to accept and play the sick role and function with a disturbance। जब आपके ऊपर ठप्पा लगी गया है तो आप सोचते हो जब लगी गया है तो वैसा बिहेव ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, वो तो बोल ही रहना पागल, हम तो पागल, हमने तो तोड़ दिया ग्लास, हमने तो करा दिया प्रोग्राम का चौपट, ठीक है। तो इस तरीके से लोग बिहेव करना भी शुरू कर देते हैं, तो ये ठप्पे भी बड़े जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने एक मॉडल हमारा बचा है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। तो ये सारा आपका मॉडल था जो कि इन्होंने बताया, बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, सोशियो कल्चर। मैं एक काम करता हूँ, डायथीसिस भी करा देता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है, डायथीसिस भी कर ही लेते हैं, तो एक हमारा ना पोर्शन आता है, ठीक है। पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर इसके एक्सप्लेन करता हूँ। तो कहते हैं इन एडिशन टू दीज मॉडल्स हमारे सामने जो है एक एबनॉर्मल बिहेवियर के एक्सप्लेनेशन के लिए एक मॉडल और आता है जिसको बोलते हैं डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। दिस मॉडल स्टेट दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप व्हेन अ डायथीसिस दैट इज बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर इज सेट ऑफ बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो इनफैक्ट यू ऑल और मेरे अंदर, ठीक है, हम सब के अंदर पोटेंशियलिटी होती है, हम एक कोई ऐसा मोमेंट आएगा जिसकी वजह से हम लोगों को किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने अपना पैटर्न नोट किया तो और कई टेस्ट जैसे मैंने लिए तो आई फाउंड कि मुझे ओसीडी है, ठीक है, मुझे लगा, मतलब मैंने 90-95% ओसीडी आता है, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, तो मैंने पैटर्न नोट किया तो मुझे लगा कि मुझे है ओसीडी है, ठीक है। तो ओसीडी में क्या होता है, ऑब्सेसिव थॉट्स एंड कंपल्सिव एक्ट, ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो ये सबके अंदर है, कब जिस टाइम वो ट्रिगर ऑफ होएगा उसी टाइम से जो है आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो दिस मॉडल स्टेट्स दैट, ये तो बताया कि आप सारे लोग, मैं भी इनफैक्ट बाकी सारे लोग, हम लोग बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज होते हैं, जैसे ही स्ट्रेसर काम करेगा अपना वैसे ही वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दिस मॉडल हैज 3 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इज द डायथीसिस और द प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एबरेशन व्हिच मे बी इनहेरिटेड। अब जैसे मेरे को ओसीडी है तो ये इनहेरिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है हमारा ही, प्रैक्टिकली मेरी मदर को भी है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है एक हद तक, क्योंकि मतलब मेरे को ऑब्वियसली मेरे को दिखता नहीं है, बट वो दैट इज अ वेरी डिफरेंट लाइफ का पैटर्न, ठीक है। तो कभी भी ऐसे हो जाता है, तो ये ओसीडी हमें इस तरीके से, मेरी मदर का क्लियरली दिखता है, साफ साफ दिखता है, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज दैट डायथीसिस में कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब वो क्या है, वो डायथीसिस में वल्नरेबिलिटी है, जैसे ही वो काम करना शुरू करेगा आप जो है आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। दिस मीन्स दैट पर्सन इज एट रिस्क और प्रीडिस्पोज टू द डेवलप द डिसऑर्डर। द थर्ड कंपोनेंट इज द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेस। स्ट्रेसर किसी भी तरीके का हो सकता है, आपकी फैमिली में आपके मम्मी, आपके पापा, आपका भाई, आपका बहन, आपके कलीग्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपका स्कूल, आपके टीचर, जहां जिस तरीके से वो स्ट्रेसर काम करेगा, क्लाइमेट, वेदर, गाड़ी, कुछ भी, वहीं पे जो है इन्होंने बोला दे में लीड टू साइकोपैथोलॉजी एंड इफ सच एट रिस्क पर्सन्स are exposed to these stressors, their predisposition may actually evolve into a disorder. This model has been applied to several disorders, including anxiety, depression, and schizophrenia. पिछली क्लास जब मैंने पहले पढ़ाया था तो मैंने फोबिया एक मूवी थी उसका एग्जांपल दिया था। हर बार एक्चुअली मैं यही मूवी दे रहा हूँ क्योंकि मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ एक्चुअली में, और अभी गौरांगी ने भी मुझसे डाउट पूछा था तो मैंने यही एग्जांपल दिया था। तो थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ। फोबिया में एक्चुअली में क्या था, मैंने पहले बताया था, राधिका आप्टे को वहाँ पे जो है एक अच्छा वो दिया बताया हुआ पेंटर बताया हुआ था, और काफी हाई लेवल की पेंटर थी, एग्जीबिशन वगैरह काफी सारे लिखते थे। एक दिन उनकी पार्टी होती है, पार्टी में ओवर ड्रिंक हो जाती है, ओवर ड्रिंकिंग कर लेती है, तो रात को वापस आ रही है तो उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ने नहीं आता, वो टैक्सी से वापस आ रही होती है, तो अच्छी खासी सोशल एलिट दिखा रखा है उसको, घूमती फिरती है, सब चीजें बढ़िया।
तो इंसिडेंट का टैक्सी में वापस आती है, आ रही होती है आगे, तो नींद लग जाती है अचानक से, तो टैक्सी वाला उसको सिक्योरिटी प्लेस पे ले जाता है, उसको रेप अटेम्प्ट करता है, तो नॉट एक्चुअली रेप पर रेप अटेम्प्ट होता है उसका। तो अगले दिन वो उठती है, देखती है इस तरीके से मैं कहीं पड़ी हुई हूँ, और उसको इतना ज्यादा जो है एंजाइटी, डर बैठ जाता है, घर से बाहर निकलना बंद कर देती है, एगोराफोबिया सोशल फोबिया कन्वर्ट हो जाता है, बात बात करना बंद कर देती है। तो ये प्रॉब्लम समझ आती है, तो अचानक से मूवी शिफ्ट होती है, तो आप फोबिया टाइम निकाल के देखना। तो सिर्फ अपनी साइकोलॉजिस्ट से बात करती है, और उसका एक फ्रेंड जो बॉयफ्रेंड है वो आता है। लेटर ऑन ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है एगोराफोबिक के साथ साथ, वो स्किज़ोफ्रेनिक भी हो जाती है, ऑडिटरी एंड विजुअल हेलुसिनेशन भी साथ साथ उसको शुरू हो जाता है। अब वो देखो, जो एक पैटर्न उसका दिखाया हुआ है, सब सब चीजें बढ़िया चल रही थी, सोशल गैदरिंग है, पार्टी कर रही है, दारू पी रही है, नाच रही है, सब चीजें कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से क्या हुआ, ऑलरेडी वो बायोलॉजिकली प्री डिस्पोज थी, ठीक है, उसको नहीं पता था, ट्रिगर ऑफ क्या हुई, रेप अटेम्प्ट हुआ, रेप अटेम्प्ट की वजह से वो डिसऑर्डर सामने निकल के आया। ठीक है, तो ट्रिगर ऑफ दैट इज पैथोजेनिक स्ट्रेस, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे समझा, दिस इज नोन एज डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल्स हमारे खत्म हो गए। 1 मिनट 2 मिनट आप ले लीजिए, अगर डाउट है जो हमने किया है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अच्छा लगेगा मुझे भी, कृपया करके। तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी। स्प्लिट पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है। हम्म, हाँ हाँ जी, वो रियल लाइफ स्टोरी है। उस मूवी का नाम है स्प्लिट, आप स्प्लिट देख लीजिएगा। स्प्लिट में 23 पर्सनैलिटी, 22 थी, 23 तो उसने खुद डेवलप करी थी। बहुत अमेजिंग। हाँ हाँ, बहुत अमेजिंग मूवी है, मैंने देखी हुई है एक्चुअली में जो। हाँ जी हाँ जी। हैरी पॉटर में कैसे, मतलब किसके अंदर? हम, वो चीज डिफरेंट है, वो चीज डिफरेंट है, वो चीज डिफरेंट है दिशा। अच्छा, ओके। हाँ, वो चीज डिफरेंट है। कीर्ति, पता नहीं तुमने क्या बोला, मेरे को आवाज साफ से नहीं आई, बट एनीवे। हम्म, हम्म, हाँ वो है। हाँ जी हाँ जी, वो डिफरेंट चीज है, डिफरेंट चीज है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो पर्सनालिटी के, मैंने देखो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कोई बंदा नहीं देखा है, बट इनफैक्ट इस चैप्टर में आपको पढ़ने को भी मिलेगा। तो ब्रीड इनटू द शैडोज है, स्प्लिट देखो, ग्लास देखो, ठीक है, ग्लास स्प्लिट, ये सब पर्सनालिटी जो है इश्यूज के ऊपर ही है, तो आपको। हाँ जी। इट में कुछ नहीं, इट तो हॉरर है, इट तो हॉरर है, इट हॉरर है, इट हॉरर है। तो देखो, वो भी एक्चुअली में एक ऑलरेडी, ये तो एक्सटेंडेड इवेंट दिखा रखा है, बट वैसा ऑलरेडी अमेरिका में हो चुका है क्लाउन को लेकर, तो उन्होंने शो कर रखा है। अब एग्जैक्टली मुझे सीन नहीं याद है, मैंने इन दोनों तो देखी हुई है, ठीक है, वो दिख रहे होंगे तो उनका कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न होगा तो दिख रहा होगा। मुश्किल से क्यों देखी, पूरी देखी। चलो, वो पर्सनालिटी प्रॉब्लम नहीं है, डिसऑर्डर्स नहीं है भाई साहब, वो डिफरेंट चीज है, वो सुपर नेचुरल फोर्सेस काम कर रही है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और इनफैक्ट जैसे यहाँ पे जब डिस्क्रिप्शन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का दिया हुआ है, तो बीट कॉन्ज्यूरिंग, बीट इंसीडियस, ठीक है, जो भी मैंने हॉरर मूवी सारी देखी हुई है, मतलब यू नेम इट, मैंने मतलब हॉरर मूवी सारी देख ली है। पता नहीं क्या रह गया, हम खुद बोर हो गया कि हॉरर मूवी कौन सी देखी। रॉन्ग टर्न, फाइनल डेस्टिनेशन, उठान पठान, जीपर्स क्रीपर्स सब देख चुके हैं हम लोग।
ठीक है। तो साइकोलॉजी सुपर नेचुरल काफी डिफरेंट चीज है, हालांकि ओरिजिनेशन यहीं से होता था। तो अगर जैसे जो जब उसकी बात आई थी, जब कॉन्जूरिंग हमने देखी रियल लाइफ स्टोरी पे है, तो कॉन्जूरिंग में भी वो बोलते थे कि यार ये तो चलो ठीक है, ऐसे ही है, थोड़ा सा विच क्राफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल दे रहा है कि ऐसा ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेटर ऑन उनको समझ आता है कि घर में एक्चुअली में प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कोई भूत बाधा आ रखी है। चलो जी। व्हाट अबाउट एनाबेल? एनाबेल भी हाँ वो रियल स्टोरी है, बट ये थोड़ा सा इसको मोल्ड करके दिखाया हुआ है, मोल्ड करके। ये हॉरर है यार, ये वो सेगमेंट नहीं है। प्लीज ये हॉरर की बातें मत करो, पर्सनालिटी वाली कोई बात करनी है तो करो, नहीं तो क्लास बड़ी हो जाएगी। हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर, हाँ पलक बोलो। ए- अच्छा एक मिनट राधे, एक मिनट, एक मिनट, हाँ 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 पलक बोलो। ये जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, इन फैक्टर्स की वजह से जो है आपकी पर्सनालिटी, बचपन से कुछ नहीं होता, बचपन से कुछ नहीं होता। पर्सनल वो इश्यूज कहीं लाइफ में ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से। आपने वो भी देखी होगी भूल भुलैया, भूल भुलैया में विद्या बालन के साथ जो होता है वो भी स्प्लिट पर्सनालिटी, मल्टीपल पर्सनालिटी। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए। और इनफैक्ट ना टाइम निकाल के ना, जैसे मैं मूवी सजेस्ट आप लोगों को करता हूँ, तो मूवी देखो, ठीक है। तो वो उन मूवी को देखने से थोड़ा सा आपको ना फर्क पड़ता है। कौन सी? नहीं नहीं नहीं, ब्रीड इनटू शायद नॉर्मल मूवी है। मूवी क्या, वेब सीरीज है। ओके सो वी हैव एक्सटेंडेड आवर टाइम एंड किसी और के डाउट है तो प्लीज ले सकते हैं, वरना टाटा बाय। ओके सो वी हैव 5 seconds। बाय। बाय अदिति, बाय, थैंक यू अदिति, बाय। वी हैव 5 seconds, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।